6.2 के सारे क्वेश्चन। तो चलो बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, आप अपने टेक्स्ट बुक में देखो। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। एक आदमी है वो 80 मीटर की दूरी पे खड़ा है चर्च से, ठीक है। चर्च से 80 मीटर की दूरी पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है। और क्या कर रहा है वो, लुकिंग एट इट्स टॉप, और वो चर्च के टॉप को देख रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है, तो 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, और हमें चर्च की हाइट फाइंड करना है। तो चलो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते। तो जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया है उसके हिसाब से यहाँ हमने गिवन लिख रखे हैं, ठीक है। चलो मैं इसे भी समझा देता हूँ। ए बी रिप्रेजेंट द चर्च। अब देखो ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हूँ। अब ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चर्च को। समझ जाओ ये चर्च की बिल्डिंग जो है वो खड़ी है, ठीक है। तो ए बी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, चर्च को, ठीक है। सी इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, और देखो ये जो सी है यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और वो सीधा किसको देख रहा है, टॉप को, है ना। तो देखो एंगल एसीबी इज एंगल ऑफ एलिवेशन, और देखो एंगल जो एसीबी है वो क्या बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। अभी मैं बताता हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या। सीबी इज 80 मीटर, सीबी कितना दिया, 80 मीटर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द चर्च, और जो ऑब्जर्वर जहां से खड़ा है वहां से चर्च की दूरी कितनी है, 80 मीटर की। तो देखो मैं पहले आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है क्या मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और उसके ऊपर कोई एंगल बन रहा है, तो समझ जाना यही है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, कोई ऑब्जर्वर है, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे कोई एंगल बना तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनेगा। ये दो चीज बड़ी काम की, आप इसे याद रखो। तो ठीक है मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब देखो क्या हुआ है, यहाँ पे हमें क्या दिया है, एंगल 45 डिग्री दिया है, ठीक है। अब देखो इसके सामने वाली जो बाजू है, जो साइड है, वो क्या है, एक चर्च की हाइट को रिप्रेजेंट करता है और हमें चर्च की हाइट को ही फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये होगी अपोजिट साइड, ठीक है। ये क्या होगी, अपोजिट साइड, और ये क्या होगी, एडजेसेंट साइड। हमें एडजेसेंट साइड दी हुई है और अपोजिट साइड जो है, जो हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, उसे हमें फाइंड करना है। तो बताओ ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जहां पे अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड आता हो। तो यस, साइन tan थीटा, tan थीटा है जहां पे अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड आता है। तो हम क्या करेंगे, tan रेशियो को यूज करेंगे और इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे। तो चलो हम क्या करेंगे, एंगल एसीबी, एंगल एसीबी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, चर्च की हाइट को, है ना। यानी कि ये क्या बना रहा है, एसीबी क्या है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब देखो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, बताओ tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ यस, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन में एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, यही होता है, ठीक है, tan 45 डिग्री का फॉर्मूला।
उसके बाद क्या हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू क्या होती, आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखो tan 45 की वैल्यू होती 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। अब देखो अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड है ए बी, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे ए और बी अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है सी बी, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे सी बी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, बस इनकी वैल्यू रख दो, 1 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं, हमें ए बी को फाइंड करना है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे ए बी अपॉन सी बी की वैल्यू क्या है, सी बी की वैल्यू दिया है 80 मीटर, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 80। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये दोनों तो सवाल ही हो गए, ये 80 अभी डिवाइड में इक्वल टू के उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा ए बी। ठीक है, क्या हो जाएगा 80 बन जा 80 इज इक्वल टू ए बी, तो हम क्या बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 80 मीटर। ठीक है, तो देखो हमने ए बी को फाइंड कर लिया, और ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को चर्च की है ना, तो हम यहाँ एक सेंटेंस लिख देंगे, द हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ 6.2 के, तो आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम करते सेकंड वन, करते क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ सीप। लाइट हाउस के टॉप पे खड़े होकर एक ऑब्जर्वर सीप को देख रहा है। लाइट हाउस के टॉप पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है और वो देख रहा है सीप को। ठीक है, मेक सीप मेक एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री, और सीप क्या कर रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का बना रही है। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, और लाइट हाउस की जो हाइट है वो है 90 मीटर की, देन फाइंड हाउ फार द सीप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, और हमें फाइंड क्या करना है कि जो सीप है वो कितनी दूर है लाइट हाउस से। ठीक है, एंड √3 की वैल्यू दिया है 1.73। ठीक है, तो चलो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते, तो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से यहाँ गिवन हमने लिख रखे, मैं एक एक करके सारे गिवन को समझा देता हूँ। सॉल्यूशन, लेट द ए बी रिप्रेजेंट द लाइट हाउस। ए बी क्या कर रहा है, लाइट हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो ए बी है यही हमारा लाइट हाउस है ना। सी इज द पोजीशन ऑफ द सीप, और जो ये सी है यहाँ पे क्या है, जहाज है, सीप है, सीप यहाँ पे है। ठीक है, और ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, लाइट हाउस के टॉप पे खड़ा है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है ना, यहाँ ऑब्जर्वर है और सीप यहाँ है, तो वो जो ऑब्जर्वर है वो क्या कर रहा है, सीप को ऑब्जर्व कर रहा है ना। ए बी इज इक्वल टू 90 मीटर, ए बी कितना दिया है 90 मीटर का। हाइट ऑफ द लाइट हाउस, जो हाइट है लाइट हाउस की वो कितनी है 90 मीटर की है। एंगल डी ए सी इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल डी ए सी ये क्या कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। जब भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे हम ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हम ऑब्जर्व करेंगे तो वहां बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, एंगल डी ए सी एंड एंगल ए सी बी आर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, एंगल डी ए सी एंड ए सी बी, एंगल डी ए सी एंड एंगल ए सी बी ये क्या है, अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं ना। अब अल्टरनेट एंगल मतलब क्या, ये देखो यहाँ अल्टरनेट एंगल, ये एंगल बना रहे हैं ना।
यानी कि ये 60 डिग्री, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करना, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन का यहाँ बना, तो हम क्या करेंगे, इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ए बी, है ना, और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, बी सी। तो हमें अपोजिट साइड तो दिया है और एडजेसेंट साइड हमें फाइंड करना है। तो बताओ ऐसा कौन सा रेशो है जहाँ पे अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड आता हो, तो यस tan है ना, tan थीटा होता है। tan रेशो ऐसा होता है जहाँ पे अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड आती है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन में एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, अब देखो क्या है, tan थीटा है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan 60। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड यहाँ से देखो, अपोजिट साइड है ए बी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी, और एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी। देखो एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बी और सी। ठीक है, अब बताओ tan 60 की वैल्यू होती है √3। आप टेबल में देखो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में tan 60 की वैल्यू आपको √3 मिलेगी। ए बी कितना दिया है, 90 मीटर, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 90, और बी सी क्या दिया है, बी सी को तो हमें फाइंड करना है ना, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, बी और सी। अब देखो ये जो बी सी है यहाँ डिवाइड में इधर ले जा लो, इक्वल टू का उधर तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ हो जाएगा बी सी इंटू √3 इजिकल टू, इधर क्या बचेगा, 90। अब देखो ये √3 का है में मल्टीप्लाई में, ये 90 के नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि यहाँ क्या बचेगा, बी सी इज इक्वल टू 90 अपॉन में √3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर है, यानी कि हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3। हमें √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलो करते, बी सी इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय √3। हमने क्या किए, ये √3 था तो हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इन दोनों में क्या किए, √3 से मल्टीप्लाई किए, इससे हमारा जो रूट है वो हट जाएगा। बी सी इज इक्वल टू 90 इंटू √3 अपॉन, अब बताओ √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू √9, और ये बाहर कितने बन के निकलेगा, 3, तो यहाँ क्या है 3, है ना। अब देखो 3 1 जा और 3 30 जा, है ना, तो यहाँ क्या हो गया, बी सी इज इक्वल टू 30 इंटू √3। ये क्या हो गया, हमारा एडजेसेंट साइड निकल गया, है ना, यानी कि 30 इंटू √3। अब देखो अभी भी नहीं निकला है, हमें क्या दिया क्वेश्चन में 1.73 √3 की वैल्यू दी है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, बी सी इज इक्वल टू 30 इंटू 1.73, हमने √3 की वैल्यू रख दी 1.73। अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, है ना। तो मुझे तो मालूम है इसका आंसर क्या आता है, आपको भी मल्टीप्लाई आता है, टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, बी सी इज इक्वल टू 51.90, है ना।
तो ये हमारा आंसर है 51.90 मीटर। तो ये देखो BC कितना मिला हमें 51.90 मीटर, है ना। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 2 बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर। 2 बिल्डिंग है जो फेस कर रही है ईच अदर, है ना, एक दूसरे को। ऑन द रोड ऑफ ब्रीथ इज 12 मीटर। और जो रोड की जो चौड़ाई है वो कितनी मीटर है, 12 मीटर है। देखो जैसे कि ये रोड है, ठीक है, ये कितने की है, 12 मीटर चौड़ी है, ठीक है। एंड फ्रॉम टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर। और जो फर्स्ट बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर की। तो ये देखो ये हमारी फर्स्ट बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर की, ठीक है। रोड की चौड़ाई कितनी है, 12 मीटर की। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग इज 10 मीटर हाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। और देखो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या बना रहा है, फर्स्ट ऑफ द टॉप, यानी कि यहां से क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। क्वेश्चन में देखो ऑफ द सेकेंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का, तो बन गया। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। और हमें सेकेंड बिल्डिंग की हाइट बताना है, ठीक है। तो सबसे मैं पहले आपको बता देता हूं कि देखो ये हमारी फर्स्ट बिल्डिंग और ये हमारी क्या होगी, सेकेंड बिल्डिंग हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, ए बी कितना दिया है, 10 मीटर। जैसे कि हमें क्या मालूम है कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो हम क्या करेंगे, बस वहीं पे लगा देंगे क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। हमने बता दी कि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। और वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो बस हम लिख देंगे AB इक्वल टू CD। तो हम क्या लिख देंगे, AB इज इक्वल टू CD एंड दे बोथ आर 10 मीटर। ओके। BC कितना दिया हुआ है, 12 मीटर। तो यानी कि ADB कितना हो जाएगा, 12 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे BC इज इक्वल टू AD एंड दे बोथ आर 12 मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, यानी कि ये भी हो जाएगा 10 मीटर और ये हो जाएगा 12 मीटर, हो जाएगा कि नहीं। और देखो हम क्या बता देंगे, ट्रायंगल EAD बोलो या EDA बोलो, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, इतना पार्ट तो हमें पता है कि ये 10 मीटर का है, लेकिन इतना पार्ट क्या है हमें नहीं पता। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड हमें फाइंड करना है, एडजेसेंट साइड हमें दिया है, यानी कि यहाँ कौन सा रेशो यूज होगा, तो यस tan रेशो होगा, क्योंकि tan रेशो में ही अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड आता है, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ tan रेशो लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे एंगल EAD, है ना, एंगल EAD। अब देखो हम क्या करेंगे, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन में अपोजिट साइड ऑफ
एंगल थीटा, है ना। बताओ हमें क्या किया है, tan 60 लेना है, ठीक है। tan थीटा, थीटा की जगह हमें 60 रखना है। tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है आप बताओ, ED, है ना। इसकी अपोजिट साइड है ED और एडजेसेंट साइड क्या है AD। तो हम बस यही लिखेंगे, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। तो ED अपॉन AD, है ना। अब देखो tan 60 की वैल्यू क्या आती है, √3। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे √3 लिख देंगे इज इक्वल टू ED कितना है, ED तो हमें फाइंड करना है, यानी कि ED को वैसे ही लिख दो, ED इज इक्वल टू AD कितना दिया है, AD हमें दिया है 12 मीटर। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 12, है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 12 यहाँ डिवाइड में √3 के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय √3 और इधर क्या बचेगा, ED बचेगा। तो यहाँ लिख दो ED, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये तो दोनों सॉल्व हो गए नहीं क्योंकि ये रूट वाला और ये बिना रूट वाला, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 12√3 इज इक्वल टू ED, है ना। अब देखो हमें ED मिल गया है, क्या मिल गया, ये ED कितना मिला, 12√3 मीटर, है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, जो फर्स्ट और सेकंड बिल्डिंग है इसके बीच की टोटल हाइट। तो देखो हमारे पास पहले इतना पार्ट था, फिर हमने अभी इतना पार्ट फाइंड किए। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी सेकंड बिल्डिंग और फर्स्ट बिल्डिंग की, है ना। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ एक प्रॉपर यूज होगी EAD, यानी कि ये कॉलिनियर लाइन है क्या नहीं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि देखो पहले फुल लाइन बताओ EC, है ना। EC इज इक्वल टू, और इनके दोनों टुकड़े यानी कि ED प्लस CD, यानी कि ED प्लस C और D, यहाँ रीजन में लिख दो E डैश D डैश C, ये रीजन में लिख दो। अब देखो हमें पूरी लाइन कितने की फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, EC तो कुछ नहीं है, EC जैसे का वैसा लिख दो। ED कितना आया, 12 इंटू √3 आया, तो यहाँ लिख दो 12 इंटू √3 प्लस CD कितना है 10, है ना, और यहाँ दे दो मीटर, यानी कि यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, फाइनल आंसर ला लिए। तो चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 2 पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर, 2 पोल्स है, एक पोल की हाइट 7 मीटर है और एक पोल की हाइट 18 मीटर है, ठीक है। आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड, और वो ग्राउंड पे खड़े, द लेंथ ऑफ द वायर फास्टन बाय देयर द टॉप इन 22 मीटर, और जो वायर है उसकी जो लेंथ दी गई है वो दी गई है 22 मीटर। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल, और हमें जो हॉरिजॉन्टल वायर बना है, जो वायर है हॉरिजॉन्टल के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बना है वो हमें फाइंड करना है। तो हम कर लेंगे, देखो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ हमने गिवन लिख रखे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर को समझा देते। तो देखो ये हमारा फर्स्ट पोल है और ये हमारा सेकंड पोल है, बस यही वो लिखा AB एंड सेगमेंट CD रिप्रेजेंट द 2 पोल। सेगमेंट AB एंड सेगमेंट CD ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है 2 पोल को, ठीक है। AC रिप्रेजेंट वायर, और जो ये AC है ये क्या है, वायर है, ठीक है। यानी कि ऑब्जर्वर खड़ा कहाँ था, यहाँ पे, यानी कि ये AC जो ये हमारा वायर है। AE इज द हॉरिजॉन्टल, और ये AE जो है ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब होता है ये,
तिरछी लाइन, ठीक है। इसके ऊपर जो एंगल बनेगा वही हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये हमें लास्ट में फाइंड करना पड़ेगा। एंगल CAE इज द एंगल मेड बाय द वायर विद हॉरिजॉन्टल। एंगल CAE ये क्या कर रहा है, मेड बाय द वायर, ये वायर बना रहे हैं और वायर किसके ऊपर बना रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, ठीक है। तो जो भी गिवन था हमने यहाँ पे लिख दिया और हमें लास्ट में फाइंड क्या करना है, एंगल CAE इज इक्वल टू थीटा। ये जो एंगल CAE है ये वाला एंगल हमें लास्ट में फाइंड करना है। तो देखो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ABDE ये क्या है, एक रेक्टेंगल है और हम क्या जानते हैं कि जो रेक्टेंगल है उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, क्वाड्रिलेटरल ABDE is a rectangle, ठीक है। ये हमने लिख दिए। अब जैसे कि हम क्या जानते हैं, AB किसके इक्वल रहेगा, ED के, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और इसकी अपोजिट बाजू क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, यानी कि हम यहाँ लिख देंगे AB इज इक्वल टू किसके, ED के, यानी कि ED और एंड दे बोथ आर 7 मीटर। यहाँ रीजन में लिख दो, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ ये रीजन में लिख दो। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो आप, ये पूरी लाइन कितने की दी है, 18 मीटर। अब 18 में हमें ये तो 7 मिल गया, तो अब ये कितने की हुई, तो यहाँ हम लिख सकते 11, लेकिन हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉलिनियर वाली लाइन, कॉलिनियर वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे और हम CE निकाल लेंगे। देखो कैसा, तो ये पूरी लाइन CE की है, CD की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे CD इज इक्वल टू, बताओ इसके दोनों टुकड़े, CE प्लस ED, CE प्लस ED, ठीक है। यहाँ रीजन में लिख दो C डैश E डैश C डैश E डैश D, ये रीजन में लिख दो, ठीक है। अब देखो CD यानी कि पूरी लाइन, ये टोटल लाइन की वैल्यू क्या दिया है, 18 मीटर, है ना। तो हम CD के नीचे क्या लिखेंगे, 18 इज इक्वल टू CE क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, कुछ, इसे तो हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे CE प्लस ED कितना है, AB इक्वल टू ED, यानी कि ED कितना है, 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। अब देखो ये जो 7 ये प्लस में 18 के पास जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 18 माइनस 7 इज इक्वल टू CE। अब बताओ 18 में से 7 माइनस हुआ तो क्या बचेगा, 11 इज इक्वल टू CE, है ना। यानी कि CE हमें क्या मिला, 11 मीटर, ठीक है। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, ये तो हमें मिल गया 11 मीटर, ठीक है। हमारे पास हमें एंगल फाइंड करना है, ठीक है। एंगल फाइंड करना है तो देखो हमारे पास हाइपोटेन्यूस भी है, हमारे पास अपोजिट साइड भी है, यानी कि बताओ ऐसा कौन सा रेशो है जहाँ पे हाइपोटेन्यूस और अपोजिट साइड आती है। तो ऐसा बहुत है, लेकिन हम करेंगे साइन, है ना। देखो साइन थीटा का हम यूज करेंगे। देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, आप इसे रफ कर लो, क्योंकि मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है तो मुझे यहाँ लिखना है, ठीक है। मैं इतना पार्ट को रफ कर देता हूँ। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, बताओ साइन थीटा क्या होता है, यस, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब देखो
अपोजिट साइड क्या है 11 है ना, ये एंगल थीटा के अपोजिट में देखो 11, यानी कि यहाँ लिख दो 11, ठीक है, यहाँ लिख दो साइन थीटा। और हाइपो क्या है, हाइपो ये है हमारी 22। अब बताओ 11 जा 11 और 11 से 2 जा 22, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 मिला है। अब मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जाके देखो, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है तो वो कौन सा एंगल है, 30 डिग्री, 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री है, 90 डिग्री। तो यस ये हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, यानी कि हम यहाँ लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। आप लास्ट में एक लाइन लिख सकते हो, कौन सी लाइन है, द एंगल मेड बाय द वायर इज 30 डिग्री, ये आप लाइन लिख सकते हो। हमारा 4th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं 5th क्वेश्चन में, तब तक आप नोट डाउन कर लो। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देखो, मैं यहाँ से पढ़ के समझाता हूँ। अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री, एक तूफान आया और झाड़ टूट गया। एंड द ट्री टॉप रेस्ट 20 मीटर, तूफान आया और जो झाड़ है वो टूट गया। कहाँ से टूटा, तो टॉप के ऊपर से 20 मीटर से, है ना, यानी कि टॉप के 20 मीटर से वो टूट गया। फ्रॉम द बेस ऑन द ट्री, यानी कि एक ट्री थी, जब तूफान आया तो ऊपर से वो 20 मीटर जो है वो टूट गया, ठीक है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और कितने डिग्री का एंगल बनाया, 60 डिग्री का एंगल बनाया। विद द हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाया। विद द हॉरिजॉन्टल फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, और हमें क्या करना है, वो टोटल झाड़ की हाइट को फाइंड करना है। तो चलो हम बिना कोई देरी के सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या दिया गया है, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ हमने गिवन लिख रखे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ ये जो फिगर है इसे हम क्या करेंगे, समझेंगे। लेट द सेगमेंट ए बी रिप्रेजेंट द ट्री, जो ए बी है, जो ये ए बी है, ये क्या है, एक झाड़ है, ठीक है। जब तूफान आने से पहले, यानी कि तूफान आने से पहले वो जो ट्री थी उसकी ये वाली पोजीशन थी, बिफोर द स्टॉर्म। ड्यू टू द स्टॉर्म ट्री गेट ब्रोकन एट सी, अब क्या हुआ, जब तूफान आया तो जो ट्री है वो क्या हो गया, सी के पास से टूट गया, ठीक है। अब वो टूटा तो किस पोजीशन में टूटा, ये वाली पोजीशन में, ये जो है ना, ये वाला पार्ट टूट के इस पोजीशन में बन गया। ब्रोकन पार्ट एसी टेक द, जो ये एसी का जो पार्ट है वो टूट के सीडी बन गया, है ना। टेक द पोजीशन सीडी, कौन सी पोजीशन लिया, एसी ने सीडी की पोजीशन लिया। अब क्या हो जाएगा, एसी का ही पार्ट क्या है, सीडी है, यानी कि एसी किसके इक्वल हो जाएगा, सीडी के। एसी इज इक्वल टू सीडी, क्योंकि देखो पहले ये इस पोजीशन में था जब तूफान आने के पहले, और फिर तूफान आया तो ये जो है ये सी के पास से टूट के इस टाइप से बन गया, है ना। यानी कि एसी किसके इक्वल रहेगा, सीडी के इक्वल रहेगा, है ना। एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और देखो एंगल सी डी बी ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, तो 60 डिग्री के, 60 डिग्री का, है ना। हॉरिजॉन्टल मतलब ये लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, तिरछी, तो इसके ऊपर यदि कोई एंगल बन रहा है यानी कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। और बी डी कितना दिया है, बी डी दिया है हमको 20 मीटर दिया है। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो
ऐसा हमें क्या करना है, सबसे पहले ये अपोजिट साइड को हमें फाइंड करना है, यानी कि सी बी को, है ना, क्योंकि हमारे पास एडजेसेंट साइड है। अब बताओ ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशो है जहां पे अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड आती हो? यस, टेन थीटा, है ना। तो हम यहां लिख देंगे टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन में एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, ये लिख दो। अब बताओ हमें यहाँ एंगल क्या दिया है, 60 डिग्री, तो हम वहाँ टेन थीटा की जगह टेन 60 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ लिख दो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड देखो ये 60 डिग्री के अपोजिट में सी बी है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे सी बी अपॉन में एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड थीटा के बगल वाली यानी कि बी डी, है ना। तो यहाँ लिख दो बी डी। अब देखो tan 60 की वैल्यू क्या आती है, यस √3, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे √3 इज इक्वल टू सी बी कितना, कुछ भी नहीं है, देखो सी बी को तो हमें फाइंड करना है अपोजिट साइड को, तो सी बी जैसे का वैसा लिख दो अपॉन बी डी कितना है 20, देखो बी डी कितना है 20। अब ये 20 अब यहाँ डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 20 इंटू √3 इज इक्वल टू सी बी। अब ये सवाल नहीं होगा, यानी कि हमें सी बी कितना मिला 20 इंटू √3 मिला, ठीक है, ये हमें मिला 20 इंटू √3। अब देखो हमें और एक चीज यहाँ फाइंड करना है। अब हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस नहीं है क्या, नहीं है, देखो हमारे पास ये भी साइड आ गई है, ये भी साइड है, लेकिन हाइपो नहीं है, और क्या है अपोजिट साइड ही मिल गई। तो ऐसा कौन सा रेशो है जहां पे हाइपोटेनियस और अपोजिट साइड आती हो? तो यस साइन थीटा, है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम क्या करेंगे, साइन रेशो का यूज करेंगे और हम हाइपो फाइंड करेंगे। तो देखो नाउ साइन 60 डिग्री, यहाँ एंगल 16 है तो हम 60 लेंगे, साइन 60 इज इक्वल टू, बताओ साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन में हाइपो टेनियस, है ना। अब देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, यस √3/2 होती है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे √3/2 इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है, एंगल थीटा के अपोजिट में देखो सी बी, है ना, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे सी बी इज इक्वल टू हाइपो क्या है सी बी, यहाँ हम क्या लिखेंगे सी डी लिखेंगे। अब देखो क्या करेंगे, √3/2 इज इक्वल टू सी बी कितना है, हमने अभी जस्ट फाइंड किए 20 इंटू √3, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 20 इंटू √3 अपॉन में सी डी हमें फाइंड करना है, यानी कि सी डी को क्या करेंगे हम जैसे का वैसा लिख देंगे सी डी। अब देखो क्या करो, ये सी डी डिवाइड में इधर ले जाओ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी डी इंटू √3/2 इज इक्वल टू 20 इंटू √3। ये देखो हमने क्या किया, सी डी डिवाइड में था, हमने इधर ले जाए मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। अब ये सवाल होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये √3/2 मल्टीप्लाई में इसको यहाँ लाएंगे डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखो आप ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि सी डी इज इक्वल टू 20 इंटू √3
अपॉन में क्या है ये देखो, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में होगा, लेकिन कैसे होगा, ऊपर नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, क्योंकि देखो ये 2 भागाकार में तो इधर आके गुणाकार में बन जाएगा, और ये 3 गुणाकार में मल्टीप्लाई में तो इधर साइड में आके क्या हो जाएगा, भागाकार में हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ क्या लिख देंगे, इनटू 2 अपॉन में √3। देखो रेसिप्रोकल हो गया ना, ये डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला गया, और ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया। अब ये √3 और ये √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि CD इज इक्वल टू 20 × 2 हो जाएगा 40, है ना। तो CD हमें क्या मिला, 40 मीटर मिला कि नहीं। अब क्या करेंगे हम, देखो हमें CD मिल गया, CD भी हमें मिल गया। अब ये अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखो अब हमें CD हमें क्या हो गया, मिल गया, यानी कि हमारे पास CD आ गया कितना, 40, और ये कितना था हमारे पास 20 √3, ये था हमारे पास 20 × √3 था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें AB को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे, ठीक है। उससे पहले क्या दिखाना पड़ेगा, AC इज इक्वल टू CD। स्टार्टिंग में हमने बताया ना AC इज इक्वल टू CD, यहाँ लिख देंगे हम CD। अब बताओ CD है 40, तो AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा 40, है ना। अब देखो हमारे पास AC भी आ गया 40। अब हम क्या करेंगे, ये 40 और ये 20 × √3 इन्हें हम प्लस करेंगे, तब हमें ये जो पूरी AB जो है, जो झाड़ है, टोटल कंप्लीट जो ट्री है, ये हमें मिल जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू AB फुल लाइन, बताओ AC कितना, AC प्लस CB। अब देखो AB इज इक्वल टू AC कितना है 40, तो यहाँ लिख दो 40 प्लस CB कितना है 20 × √3, 20 × √3। अब हम क्या करेंगे, ये सॉल्व नहीं होगा, यानी कि हम क्या करेंगे, इसे ऐसा ही लिख देंगे, यानी कि AB कितना मिला हमें 40 प्लस 20 × √3, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम करते लास्ट वन। तो चलो अब हम करते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर। और एक पतंग है जो कि 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, अबोव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर की दूरी पे उड़ रही है, यानी ऊंचाई पे उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच, और जो धागा है वो क्या है, जुड़ा हुआ है पतंग से, काइट से, टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड, और ग्राउंड से बंधा हुआ है। इट मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और 60 डिग्री का एंगल बना रही है विद द ग्राउंड, एज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट। एज्यूम कर लो कि जो धागा है वो क्या है, सीधा है, स्ट्रेट है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और हमें जो धागा है उसकी लेंथ को फाइंड करना है, और यहाँ पे जो √3 है उसकी वैल्यू दी गई है 1.73, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे जो हमने गिवन दे रखे, हम क्या करते हैं, फिगर और गिवन दोनों को एक एक करके हम समझाते हैं। तो लेट ए रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ काइट, जो ए है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन ऑफ काइट, यानी कि कितने ऊपर काइट है, समझ जाओ ए हमारी काइट है। बी साइड BC रिप्रेजेंट द ग्राउंड, और जो साइड BC है ये क्या है, हमारा ग्राउंड फ्लोर है ना। साइड AB इज द हाइट, जो साइड AB है ये क्या है, हाइट है हमारी, ऑफ द काइट, पतंग जो काइट है इसकी हाइट है AB। एंगल ACB इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग,
और एंगल ए सी बी ये क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक एंगल बना रहा है ना, विद द ग्राउंड। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। जो ए सी बी है वो क्या है, 60 डिग्री है, और ए बी भी क्या दिया है, 60 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, हाइपो फाइंड करना। तो हम क्या करते, फाइंड कर लेते। तो बताओ ऐसा कौन सा रेशो है जिसमें अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस आता है। तो यस, साइन थीटा है ना, साइन थीटा ही है। अपोजिट साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम साइन रेशो का यूज करेंगे और हम आंसर फाइंड करेंगे। तो देखो हम यहाँ क्या लिख देंगे, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, नाम क्या है, ट्रायंगल ए बी और सी। तो देखो हमने लिखे इन राइट एंगल ट्रायंगल, और ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, है ना। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, यस, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन में हाइपोटेनियस, है ना। अब देखो थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है, एंगल से अपोजिट ए बी, यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन में हाइपो क्या है, इसके अपोजिट वाली यानी कि ए सी। तो यहाँ हम लिख देंगे ए सी। अब देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या थी, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देख लो, साइन 60 डिग्री की वैल्यू आती √3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, ए बी कुछ दिया है क्या, हाँ दिया है 60 मीटर, है ना। तो यहाँ लिख दो 60 अपॉन में ए सी कुछ दिया है क्या, नहीं दिया, यानी कि हम ए सी जैसे का वैसा लिख देंगे। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, ये ए सी को इक्वल टू के उस साइड भेज दो, ठीक है, यानी कि ए सी इंटू √3 अपॉन 2 हो जाएगा। ए सी को हमने इस साइड कर दिया, √3 अपॉन 2, ए सी इंटू √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया 60, है ना। अब क्या करेंगे हम, ये √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, लेकिन कैसे, जैसे कि देखो यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू 60 इंटू ये डिवाइड में 2, तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में अंडर √3 है तो इधर आके वो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि रेसिप्रोकल हो गया। अब देखो हमें क्या है, डिनोमिनेटर में रूट है, यानी कि हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, यानी कि रूट को हटा देंगे। और रैशनलाइज करना मतलब क्या, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3, यानी कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 2 इंटू 60 हो जाएगा 120 अपॉन √3 इंटू √3 हमने क्या किए, हमको √3 को हटाना था, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसे हमने क्या किए, √3 से मल्टीप्लाई किए। अब देखो ए सी इज इक्वल टू √3 इंटू √3 होता है 3, बोलो कैसे, देखो √3 इंटू √3 इज इक्वल टू √9, और ये √9 3 बन के बाहर आ जाएगा, यानी कि √3 हो गया, है ना। और ये ऊपर क्या है 120 इंटू √3। अब देखो 3 1 जा 3 4 जा 12, 3 0 जा 0,
यानी कि ए सी इज इक्वल टू 40 इंटू रूट थ्री। अब देखो हमें क्या दिया है, रूट थ्री की वैल्यू दी गई है, आप क्वेश्चन में देख लो 1.73। तो हम क्या करेंगे, रूट थ्री की जगह 1.73 रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। यानी कि ए सी, आपको ये दिख रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं एक बार यही लाइन को यहाँ लिख देता हूँ, ए सी इज इक्वल टू 40 इंटू रूट थ्री, ये वाली लाइन को मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम रूट थ्री की जगह 1.73 रखेंगे, यानी कि ए सी इज इक्वल टू 40 इंटू 1.73। और देखो ए सी इज इक्वल टू, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 69.2 हमें आंसर मिलेगा। आप जीरो भी दे सकते हो, दो या मत दो, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। और वहां क्या है, ये मीटर दे दो, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 समझा होगा। यदि समझा है तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।